सुबह के करीब 6:30 बजे एक मछुआरे की नेट में ये कटा हुआ हाथ मिला। सिर्फ हाथ से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि हाथ कब काटा गया या इंसान कब मरा। ये तो पता चल गया कि ये हाथ किसी लंबे शार्प चाकू से काटा गया। ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं था सर, मैक्सिमम 6 to 7 hours। एंड लाइक आयशा सेड, बॉडी को एग्जामिन किए बिना कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। और इस टैटू का क्या मतलब है, कुछ पता चला? सर आई थिंक तो यहाँ पे लिखा है येलम्मा द मदर ऑफ ऑल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में येलम्मा भगवान को पूछते हैं। ये तो कहना मुश्किल है कि हाथ किसका है सर, लेकिन हैंडप्रिंट्स मैच किया जा रहा है गुमशुदा लोग, शायद वहां से कुछ मिल जाए। क्या ये पता लगाया जा सकता है हिस्ट्री की मौत की कितनी देर बाद साथ को पानी में फेंका गया? आई एम सॉरी सर, बॉडी को टेस्ट किए बिना ऑब्वियसली नॉट, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि समुद्र के अंदर जो सॉल्ट वाटर है उससे इस वुंड पे क्या असर, शायद उससे कुछ पता चल जाए, और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फाइंड आउट व्हाटएवर यू कैन श्री, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस आदमी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। साक्षी, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो जा सकती हो तुम। बिल्कुल नहीं, दिक्कत नहीं। मैं ये सोच रही थी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। अगर हम ये पता करें कि ये जो लिखा है ये किस डायलेक्ट में है, तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि वो आदमी किस एरिया से बिलोंग करता है। राइट। श्री, किसी भाषा के एक्सपर्ट से मिलो और इस गांव को नैरो डाउन करो। एक बार गांव का पता चल गया है तो उस गांव में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड पे जो अंगूठे के निशान होते हैं, उससे किसी भी इंसान की आइडेंटिटी पता की जा सकती है, उससे आसान हो जाएगा। राइट सर, गुड जॉब साक्षी। समुद्र में मछली पकड़ने कितना अंदर जाते हो? इधर जास्ती मच्छी है ही नहीं साहब, इसी वास्ते खाड़ी के उस पार तक जाना पड़ता है। आज सुबह भी मैं उधर ही गया था। उधर एक और बस्ती है ना? वो साहब, ठीक है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इसको मारा होगा और इसके बॉडी के टुकड़े करके इस समुद्र में फेंक दिया होगा। नहीं छोटू, अगर ये हाथ हमको जमीन पे मिला होता तो ये बात समझ में आती। बॉडी के टुकड़े सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि उसे ढूंढने में मुश्किल, लेकिन अगर ये कत्ल समुद्र में हुआ है तो इस चीज का कोई फायदा ही नहीं। अभी हाथ आया है, थोड़ी देर बाद पूरी बॉडी भी मिल ही जाएगी। एक सर्च पार्टी लगवाओ छोटू। या जहाज मछुआरे ने इंडिकेट किया है, देखो वहां बॉडी जरूर मिलेगी। राइट सर। हाँ राठौड़, छोटू। हाँ सर। आधार कार्ड के मुताबिक उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। देशराज नाम है उसका। वो वर्सोवा की झोपड़पट्टी में रहता था और एक छोटे से फूड कॉर्नर, गौरी फिश कॉर्नर में काम करता था। ये ले, ये टॉस दुरुस्त करके लाना। ये 30 रुपए। 30 रुपए के ऊपर 1 रुपया भी देना नहीं, ध्यान में रखना और करके ही लाना। आई, हाँ? मैं उन लड़कों को मारा। हाँ? जो लड़के मेरे को परेशान करते थे ना, मैं उन लड़कों को मारा, वैसे ही जैसे तू बोली थी। अच्छा किया, ऐसे ही करने का। तू काय बकतोस, तू जाना। यहाँ पे कोई देशरथ नाम का आदमी काम करता था? करता था नहीं, करता है। ये सब गल्ला है ना, वही संभालता है। चल जा, मुंह धो के आ जा। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत काम करता है, मेहनती है वो। बराबर है ना? बिना बोले कभी छुट्टी लेता नहीं है, लेकिन आज कैसे ली पता नहीं चल रहा है। हमें उसका कटा हुआ हाथ समुद्र के पास मिला। किसी ने उसे मार के उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी या आपको किसी पे कोई शक? केशु बहुत अच्छा लड़का था।
उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, सब उसे प्यार ही करते थे। हाँ, बस उसके जिंदगी में ना वो एक लड़की थी, वही एक लफड़ा था बस। 1000 बार बोला उसको, ये लड़की को छोड़ दो ये लड़की को, लेकिन नहीं, बस उसी के साथ शादी बनानी थी और अपनी जिंदगी खराब करनी थी। नशा भी करती थी वो लड़की। कौन है ये लड़की? अंजलि, बाजू की गली है ना, बनिए के दुकान में काम करती है। छोड़ो, अंजलि को बुला के लाओ। नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो लड़की नहीं मिलेगी वहाँ। उसका कोई सगे वाला बीमार है, उसे देखने गई है। कब गई? परसों। छोड़ो, ये जो लड़की है अंजलि, इसके बारे में जल्द से जल्द मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर, मैंने अंजलि के रिकॉर्ड्स चेक किए, वो बिल्कुल अकेली रहती। 3 साल पहले उसकी माँ का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज ठीक से नहीं हुआ था और वो गुजर गई। ना कोई रिलेटिव्स है ना कुछ, नो आइडिया। बस वो इस दुकान में 1 साल से काम कर रही है, लेकिन दुकानदार कह रहा था कि कभी कभी काम पर भी नहीं आती। सर, उसे भी गौरी ताई की तरह यही लग रहा है कि वो शायद ड्रग्स का नशा कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, काफी बुराई कर रहा था वो उसकी। परसों से अंजलि काम पे नहीं गई और कल देशराज की मौत हो गई। नो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। गांजा। सर, पता करो ये आदमी कौन है। एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। जी। अंजलि इसी दुकान पे काम करती है? हाँ सर। वो काम में कैसी थी? बहुत नखरे थे उसके, लगभग हमेशा लोचा लपाचा कुछ उसका लगा ही रहता था। वो तो अच्छा है दुकान से कभी कोई चीज नहीं चुराया, कोई सामान नहीं चुराया। थैंक यू। सब के सब गायब। कौन काम करेगा? है ना, गौरी ताई है, वो काम कर लेगी। किसी को क्या जरूरत है काम करने की? आपसे ये किसने कहा कि अंजलि अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई? देशु ने बोला मुझे, और कौन बोलेगा? वही बोला, अंजलि का चाचा बीमार है, उसको देखने गई है वो। हमने पता किया, अंजलि का कोई भी रिश्तेदार नहीं है। क्या आप उसके किसी रिश्तेदार को जानती? मैं क्यों जानूंगी उसके किसी रिश्तेदार को? मुझे क्या पड़ी है उसके सगे वालों से? मैं नहीं जानती। लो, मछली खा लो, खा लो, लो, तुम भी खा लो। शुक्रिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। शक्ल देखिए अपनी, पूरी हड्डियां निकल आई है। अरे खाएगा नहीं तो मांस कैसे आएगा? बीमार दिखता है पूरा, बीमार। खा ले, गौरी ताई जैसी मछली कोई नहीं बनाता, बहुत अच्छी बनाती। खा ले। खाऊंगा ताई, लेकिन कभी और। अच्छा, तो आप क्या बता रही थी वो अंजलि के बारे में? अंजलि के बारे में मैं क्यों बोलूं? ये क्या पड़ी है? 1 नंबर की पगली लड़की है वो, पगली। नशा भी करती है और लोचा भी करती है। हर गिराइक के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ करती है वो हमेशा। अरे उस दिन वो नशा बेचने वाला आया था, बहुत झगड़ा कर रहा था उससे, तभी आई दौड़ते दौड़ते देशु के पास मदद मांगने के लिए। चलिए ले और निकल। जाता है पर वापस आएगा, बाकी रोकड़ा लेने को। छोटू, इस ट्रक पेडलर के बारे में पता करो। कैसा है वो लड़का? छोटू। हाँ सर, बोलो। उस ड्रग पेडलर के बारे में पता करके आओ जो अंजलि को परेशान कर रहा था। गो। उस रात तुमने कुछ अनयूजुअल नोटिस किए? देशु थोड़ा परेशान था सर। हर रोज हम दोनों साथ में दुकान बंद करके पिकू बातें करते थे। अरे रहने दे, तू जा अभी। हाँ दादा, मैं कर लेता हूँ ना। अरे नहीं, ये सब मैं कर लेता हूँ। हाँ तू अभी जा। सर, वो मुझे अपने मोबाइल पे गेम भी खेलने देता था। दादा, क्या मोबाइल पे गेम खेल लूं? आज नहीं पिकू, अभी तू जा। लेकिन सर उस रात वो बोला कि तू जा, अपन बंद कर लेगा। और अंजलि, क्या तुम्हें भी यही बताया गया कि अंजलि अपने चाचा से मिलने गई? जी नहीं सर, मैं नहीं जानता। लेकिन सर वो तो बहुत अच्छी थी और अब तो नशा भी छोड़ दिया है। और सर बहुत अच्छी है।
मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो बहुत सुंदर है सर। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। जी सर, वैसे आप ढूंढ तो लोगे ना कि वो कहाँ है? कोई उनके साथ ऐसा क्यों करेगा? वो तो बहुत अच्छी थी सर, और मेरी बहुत हेल्प भी करती थी। चिंता मत करो, हम इसे ढूंढ लेंगे। जी साहब, नहीं साहब, अपन को पता नहीं साहब अंजलि कहाँ है। अपन तो उसे देखे कई महीना हो गया साहब, जब से माल खरीदी नहीं। सुबह से एक ही बात कह रहा है कि जिस वक्त देशु का खून हुआ उस वक्त ये अपने दोस्तों के साथ था। हमें इसके दोस्तों से पूछताछ करनी होगी, और वो फिश सेंटर का लड़का, क्या नाम है उसका, पीकू, हमें उसके ऊपर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि वो अंजलि से कुछ ज्यादा ही करीब था। हो सकता है वो देशु से जलता हो और उसने उसका खून कर दिया। हो सकता है कि जलन की वजह से उसने देशु को मार दिया, लेकिन अगर पीकू ने देशु को मारा होता तो उस वक्त अंजलि भी वहीं होती, और अंजलि को मनाने के लिए वो अंजलि के पास होता, लेकिन अंजलि गायब, और वो अंजलि को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। देशु की मौत और अंजलि के गायब होने के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है रात को। You're right, राउते, लेकिन फिर भी हमें उस पीकू के ऊपर नजर तो रखनी होगी। सर, वो पेपर कटिंग वाले का पता चल गया। उसका नाम सुहास राणे है और वो आर्थर रोड जेल में। ओह यस, मैं इस कहानी के बारे में जानती हूँ। ये आदमी किसी और आदमी के साथ मिलकर गाड़ियाँ चुराया करता था, करीब 7-8 साल पहले। शी इज राइट, 7 साल पहले वो अरेस्ट हो गया और जेल गया। सरप्राइजिंगली इस कार रैकेट के लिए सुहास राणे को 14 साल की जेल हुई थी। एक्चुअली कम भी हो सकती थी। क्राइम सीन से भागते वक्त उसने एक गाड़ी एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर चढ़ा दी। फाइनल जजमेंट से पहले वो पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में ही मर गया। इसीलिए जिसके साथ वो ये कार रैकेट चलाता था ना, उसका नाम कांतिलाल था। जिस दिन ये रैकेट खत्म हुआ ना, उसी दिन कांतिलाल की मौत हो गई। अब अंजलि का उसके साथ क्या कनेक्शन है ये तो पता नहीं, लेकिन वो सुहास को आर्थर रोड जेल में मिलने जरूर जाती थी। क्या चाहिए अब? इतने सालों से जेल में सड़ने के वास्ते छोड़ दिया तुम लोगों ने। इधर इधर मैं एकदम चुप बैठा, एकदम चुप। फिर पिछले 3 सालों से ये लड़की तुमसे जेल में मिलने आती है। कौन है ये और तुम इसे कैसे जानते हो? इसकी माँ बोली ये अपुन की बेटी है। जिंदा थी जब इसकी माँ तो ये बोल बोल कर अपुन का दिमाग खाती थी। अब फिर मरने से पहले इसको बोल गई, अब ये दिमाग खाती है। मगज मारी है ये। शादी नहीं बनाया इसी वास्ते कि अपन को ये सब नहीं मांगता। कौन जाने किसकी बेटी। पूरा लाइफ नशे को हाथ तक नहीं लगाया मैंने, और ये एक दिन भी नशे के बगैर रहने को नहीं सकती। अब उनसे पैसा मांगने आती थी, फिर उड़ा के फिर वापस। पहले तो अपन ने दिया, पर बाद में अपन ने बोल दिया जा मर। तुम्हें पता है इस लड़की का अफेयर किसी लड़के के साथ था? हो लाई थी उसको साथ, बोली उससे शादी बनाएगी। उल्लू दिखता था, उल्लू। मैं तो देखते ही समझ गया ये कमाएगा और ये उड़ाएगी नशे में। चीज है अपने मतलब का सोचती है, दिमाग तेज चलता है उसका मेरी तरह, इसलिए हो सकता है कि आप उनकी बेटी हो। लगता है ये अंजलि सुहास की इलेजिटिमेट डॉटर। मुझे तो अंजलि की कहानी कंफ्यूजिंग लग रही है। कभी ड्रग्स लेती थी, उसके तो कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, और अब उसके पिता मिले तो वो भी जेल में। मुझे तो लगता है कि अंजलि ने देशु का खून किया है और वहां से भाग गई। वैसे भी सब लोग उसकी बुराइयां तो करते हैं। हाँ, दूध की धुली नहीं है वो, और इस बारे में हमें पता चल चुका है। लेकिन अगर इसके बारे में गॉसिप करने के बजाय हम उसे ढूंढने में अपनी कंसंट्रेशन लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सुहास राणे के मुताबिक अंजलि जेल में उससे पैसे मांगने के लिए आती थी। Isn't it strange? एक ऐसा आदमी जो 14 साल की सजा काट रहा है, उससे पैसे मांगने का मतलब?
अरे देवा, उसके पास वो पैसे है, याद आया। एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर लिखा था कि इन्होंने जितने भी पैसे बनाए हैं उसमें से 1.5 करोड़ मिसिंग थे। और ये बात तो सिर्फ कांतिलाल ही जानता था कि वो पैसे कहाँ छुपाए हैं, लेकिन कांतिलाल तो मर चुका है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन साक्षी। तो मिस साक्षी आनंद, आपको इस आर्टिकल के बारे में सुहास राणे को मिलने से पहले याद क्यों नहीं आया? यहाँ काम पे कंसंट्रेट क्यों नहीं करते हैं हम? ये एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन थी इस केस के लिए। अगर आप में से किसी को काम के अलावा यहाँ और भी कुछ करना है तो आप लोग ईटीएफ छोड़ के जा सकते हैं। आयशा, आर्थर रोड जेल की सुपरिटेंडेंट को फोन करो और उससे कहो कि मैं एक बार सुहास से फिर से मिलना चाहता हूँ। राइट सर। साक्षी यार, तुम भी ना, अपना नहीं तो कम से कम हमारे तो ख्याल करो। एक दिन मरोगे सबको। कितना खड़ूस है, हेल्प करो तो भी चिल्लाता है। अंजलि और उसकी माँ तुम्हें परेशान क्यों किया करते थे? लालची और चिड़चिड़े थे दोनों। तुमने हमसे कहा था कि अंजलि तुमसे कुछ पैसे मांगने आई थी। कितने पैसे चाहिए थे उसे? देखो, अंजलि गायब है और उसके बॉयफ्रेंड का खून हो चुका है। और वैसे भी अंजलि तुम्हारा सारा पैसा चाहती थी ना, पूरे 1.5 करोड़ रुपए। क्या ये? अपन के वकील को बुलाओ, कोर्ट का फैसला हो चुका है। अपन इस पैसे के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। चुप। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो बिना बोले तुम पे मर्डर के चार्जेस लगवा दूंगा। और वैसे भी मुझे मेरे केस में वकील या जज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां मैं ही वकालत करता हूं और फैसला भी मैं ही सुनाता हूं। क्या बोलता है साहब? एकदम बंडल धमकी। अपन इस जेल में बैठ करके मर्डर कैसे कर सकता है बॉस? क्या है ना सुहास, मैं एक पुलिस वाला हूं। जेल में बैठ के कोई किसी को कैसे मार सकता है ये बहुत आसानी से साबित कर सकता है। समझे या समझाऊं? अंजलि के मां को उस पैसे के बारे में मालूम था। अपन के उसके साथ बहुत पुराना चक्कर था। अपन जब इधर जेल में आया तो वो पैसा पूछने वास्ते इधर आई। उसने अपन को बताया कि अंजलि अपन का बेटी है। अपन ने भरोसा नहीं किया। फिर अंजलि के नाम पे उसने मुझसे पैसा मांगा और मरते टाइम उस पैसे के बारे में अंजलि को बता गया। फिर अंजलि पैसा मांगने के लिए आने लगी। अपन ने हेल्प भी किया, पर वो किराए के वास्ते पैसा मांगती थी और 2 दिन में सारा पैसा नशे में उड़ाकर फिर किराए के वास्ते पैसा मांगने आ जाती थी। कुछ टाइम के बाद अपन ने उसका सुनना ही बंद कर दिया। फिर बड़ा पैसा मांगने लगी। बोलती थी कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है पैसे के वास्ते। उसके साथ एक लड़का भी था, पर अपन समझता था ये सब बंडलबाजी है। ये लड़का था वो? यही तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सही में उसे ब्लैकमेल कर रहा। उसकी माँ और कांतिलाल के सिवा इस पैसे के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो दोनों ऊपर और अपन इधर। इसके बाद अगर किसी को पता था तो वो अंजलि को था। फिर उसे ब्लैकमेल कैसे कर सकता है कोई? झूठ बोलती है वो। Look at the chain of events. अंजलि कुछ दिन पहले देशु के साथ सुहास से मिलने आर्थर रोड जेल जाती है। वो वहां पे उसको बताती है कि कोई 1.5 करोड़ रुपयों के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके 18 दिन बाद यानी 4 जून को अंजलि काम पर नहीं आई। देशु ने गौरी ताई से ये कहा कि वो अपने बीमार चाचा को मिलने गई, जबकि अंजलि का तो कोई चाचा है ही नहीं। अगले दिन पीकू के बयान के मुताबिक
देशु कुछ परेशान था और उसने पीकू को दुकान से जल्दी भेज दिया, करीब 10:30 बजे। लेकिन गौरीताई के हिसाब से देशु हर दिन 11:15 बजे के करीब अपनी दुकान बंद करने के बाद खोली में वापस जाता था। लेकिन उस रात वो अपनी खोली में वापस नहीं गया और अगली सुबह उसका कटा हुआ हाथ मछुआरों को उनके जाल में मिला। द क्वेश्चन इज, दुकान बंद करने के बाद देशु गया कहाँ? We need to check. क्या उसके कोई फ्रेंड्स थे जिन्हें वो रात को काम के बाद मिलता था? ये सारा किस्सा उन 1.5 करोड़ रुपयों का है। हो सकता है अंजलि देशु के साथ मिलकर अपने बाप से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है और उसके इस खेल में कोई तीसरा शामिल हो गया। छोटू, पता करो देशु के कौन कौन दोस्त हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। क्या आपको कभी भी ऐसा लगा कि कोई अंजलि को ब्लैकमेल कर रहा है? देखिए, अच्छी तरह सोच के बताइए कि देशु ने उस रात जाने से पहले क्या क्या किया। पीकू तो पहले ही चला गया, फिर देशु ने दुकान बंद की। मैं तो अपने बेटे को सुला रही थी रूम में, फिर उसने गले का पैसा गिना और मेरे को लाके दिया। हाँ, तभी उसको एक फोन आया था और वो बात करते करते ही चला गया। करीब 11:30 बजे थे। छोड़ो, श्री से कहो कि देशु के कॉल रिकॉर्ड चेक करेगा। श्री, देशु की कॉल रिकॉर्ड चेक करो। हाँ राठौड़, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से हाथ काटने के इमीडिएटली बाद पानी में डाला गया है। इसका मतलब जिस किसी ने भी उसका हाथ काट के फेंका है, या तो वो समुद्र के उस वक्त बहुत पास था या समुद्र में ही, यानी बोट के अंदर था। एग्जैक्टली। ओके, छोड़ो, पता करो कि क्या देशु किसी ऐसे आदमी को जानता था जो समुद्र के बहुत पास रहता हो। सर, देशु का दोस्त मिला था। उसे ऐसा लगता है कि देशु उस रात बीच पे आया था। तो तुम देशु को जानते थे? दोस्त था ना साहब, पढ़ा लिखा था और सर उसने बैंक से कर्जा दिलाने में मेरा मदद भी किया था साहब। तो क्या रात को तुमने उसे या उसके साथ किसी को भी नहीं देखा? अक्सर वो अंजलि को समंदर घुमाने के लिए नाव ले जाया करता था साहब और सीट के नीचे कुछ पैसे छोड़ देता था साहब। लेकिन उस रात पैसे उसने सीट के नीचे नहीं छोड़े साहब, वो उसके पास होंगे नहीं साहब। तो सर सुबह मैंने जब नाव देखी तो उसमें उसकी कीचेन मिली और नाव भी वहाँ नहीं बंधी थी जहाँ हम रोज बांधते थे। दोस्त था ना साहब, मैंने सोचा वही होगा। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने उसे या उसके साथ किसी को नहीं देखा? मैं साहब बस्ती के उस तरफ रहता है साहब, नाव यहाँ बंधी रहती है। ये तुम्हारा है? हाँ साहब, इससे मच्छी काटते हैं साहब। क्या सुबह जब तुम्हें नाव मिली इसमें कुछ गड़बड़ दिखी, ऐसे चाकू पे खून या नाव पे खून के धब्बे या कुछ? नकु साहब। तो क्या इस नाव का इस्तेमाल तुमने फिर से किया कभी? हाँ सर, रोज ले जाता हूँ मच्छी पकड़ने को। आज भी ले गए थे क्या? हो साहब, लेके गया ना। छोड़ो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बोलो यहाँ आके चेक करे, शायद हमें कोई फिंगरप्रिंट्स मिले। चांसेस कम है, बट वी कांट टेक एनी चांसेस। गाइस, मुझे आखिर गौरी फिश सेंटर में खाना ही पड़ा। क्या इवन खुशबू थी यार, और उसकी फिश करी और भात छान, खूबच छान। हाँ साक्षी, मैं तो खाने ही वाला था कि खाने नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए पार्सल लाया है, वही फिश करी और भात। आफ्टर ऑल यू गाइस डिजर्व इट। तुमने मर्डर वेपन जो ढूंढ निकाला है। जरूरी नहीं है कि मर्डर वेपन वही हो। All of you, inside the conference room now.
हो सकता है उसने देशु को उस चाकू से मारने के बाद हाथ काटा हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मर्डर उस चाकू से नहीं हुआ है? उस दिन वो बोट पे अकेला नहीं था। जो कोई भी उसके साथ उस दिन उस बोट पे था, ये कत्ल उसी ने किया। देशु उस बोट को रेगुलरली लेके जाया करता था, इसीलिए उसे पता था कि वो बोट कहां बांधी जाती है। लेकिन आज सुबह जब हमने देखा तो वो बोट गलत जगह बंधी हुई थी। नाव भी वहां नहीं बंधी थी जहां हम रोज बांधते थे। नॉट ओनली दिस, देशु को एक आदत थी, वो अपनी सीट के नीचे कुछ पैसे हर रोज छोड़ के जाता था। लेकिन उस दिन उसने कोई पैसे नहीं छोड़े। इसका मतलब साफ है, देशु जिसके साथ उस बोट पे गया, उसने देशु का कत्ल किया, उसे समुद्र में फेंका और उसके बाद उस बोट को आके गलत जगह लगा दिया। लेकिन तुम ये प्रूव जब इस इंसान को यही नहीं पता कि बोट कहां बांधी जाती है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसे यह भी नहीं पता होगा कि उस बोट के अंदर क्या सामान है और क्या नहीं, जैसे कि वो चाकू। इसका मतलब साफ है कि वो कातिल वो मर्डर वेपन अपने साथ लाया था। ये रहे देशु के कॉल रिकॉर्ड्स। गाइस, एक बॉडी मिली है जिसमें हाथ नहीं है। इसके सर के पीछे एक वुंड है, लगता है किसी ब्लंट और भारी मेटालिक ऑब्जेक्ट से इसे मारा गया है। बेहोश करने के बाद इसे पानी में फेंक दिया गया और डूब के मर गया। तो ऐसा लगता है कि एक माइल्ड जहर भी दिया गया है इसे, जिसकी वजह से इसके स्टमक लाइनिंग में जलन हुआ होगा और इसे चक्कर आ रहा होगा। ऐसा जहर यूजुअली कंटामिनेटेड सी फूड में ही मिलता है। तो फिर मर्डर वेपन क्या है, इस बात का पता चल गया है। और ये भी कि अंजलि कहां है। आयशा, ऐसे राठौर सर वाली पोज मत दो ना। नॉर्मल औरत की तरह खड़ी होगी तो ज्यादा कन्विंसिंग होगी। साड़ी में भी ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर आयशा जाके किसी को पीटने वाली है। ओके ओके, या आई गेट द पॉइंट। एक्चुअली ये नथनी इतनी इरिटेट कर रही है ना। फोकस आयशा। यस सर। सर, टारगेट बोट में चढ़ रहा है। टारगेट बस की तरफ जा रहा है।
दवाई से ना तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर तेरे लोगों को खाना खिलाते खिलाते जहर भी खिलाना शुरू हो गई ताई। इस उम्र में तो लोग धन दौलत मोह माया को छोड़ के संन्यास ले लेते, लेकिन आपको तो 1.5 करोड़ रुपयों का लालच था। उस दिन इसी को ठीक कराने के लिए भेज रही थी ना आप पीकू को। ये तो दुरुस्त करके लाना, ये 30 रुपए। शायद रात को इससे किसी का खून करते हुए खराब हो गई। सच बताओ, देशु 11:15 बजे नहीं गया था ना? उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 11:15 बजे उसे कोई कॉल ही नहीं आया। इनफैक्ट लास्ट कॉल उसे 9 बजे आया था, जब आपकी दुकान खुली थी। और फिर 12:30 बजे उसने अंजलि को फोन किया था। जिस फोन कॉल के बारे में आपने हमें बताया वो 12:30 बजे वाली कॉल थी, जब आपने देशु को अंजलि से बात करते हुए सुना उन पैसों के बारे में। उसके बाद आपने देशु को वही खिलाया जो आप अंजलि को खिलाने जा रही थी। मच्छी को जहरीला कैसे बनाया जाए ये आपसे बेहतर कौन जानता है ताई, क्योंकि इस पूरे एरिया में आपसे अच्छी मच्छी तो कोई बना ही नहीं सकता। आप इस बात को जानती थी कि देशु आपसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आपने पहले उसे जहर देके बीमार किया, फिर उसे मार के समंदर में फेंक दिया, और उसके बाद आपने अंजलि को यहां पे बंदी बना के रख दिया। क्यों गौरी ताई? सिर्फ चंद रुपयों के लिए? हाँ, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए किया मैंने। तुमको क्या पता पैसों की अहमियत क्या होती है, क्योंकि तुम लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं है ना। ये मेरा दुकान, ये फिश कॉर्नर सब कब से कर्जे में डूबा हुआ है। जितना कमाती हूँ उससे दुगना मेरे बेटे के दवाइयों पे खर्चा करती हूँ। अरे कौन देखेगा इसको मेरे बाद? कौन संभालेगा इसको? ये बुढ़ी हड्डियां कभी तो थकेगी ना, थकेगी ना। ये 1.5 करोड़ से सब कुछ बदल जाता था। वो पैसे से मुझे शांति चाहिए थी, बस शांति चाहिए थी। उस रात गौरी ताई! बोलीच्या झाडा। गौरी ताई! अरे काय झालं? ये दुकान के बाहर मिला। क्या है? अंजलि हमारे पास है, हमारी बात मानोगे तो उसे कुछ नहीं होगा। उसके बाबा के पास कहीं 20 लाख छुपा हुआ है। हाँ? वो लाके दे दो तो उसे जिंदा देख पाओगे। ताई मैंने आपको बोला था ना, अंजलि का बाबा जेल में है। हाँ। उसने कुछ पैसा छुपा कर रखा है, शायद उसके किसी दुश्मन ने अंजलि को गायब कर दिया। गौरी ताई अब मैं क्या करूं? मैं क्या करती हूँ, अंजलि के बाबा को जाके मिलती हूँ। हाँ, उनको सब सच सच बता देती हूँ। हाँ ठीक है ताई। हाँ अंजलि, प्लान काम कर गया। ताई तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए राजी है। हाँ कहाँ है वो लड़की? क्या खिचड़ी पक रही तुम दोनों में? अंजलि ठीक है, ये उसी का प्लान था। ताई उसके बाबा ने चोरी का पैसा कहीं छुपा के रखा है। मैंने आपको झूठ बोला ताई, पैसा 20 लाख नहीं 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ सुनते ही मेरे दिल में लालच आ गया। अंजलि उसको बहुत बोली, लेकिन उसने उसको पैसा नहीं दिया। उसको लगा कि वो सारा पैसा शायद नशे में उड़ा डालेगी। पर ताई सच ये है कि सारा पैसा लेकर हम कहीं जाना चाहते, अच्छी जिंदगी जीना चाहते ताई। देवा रे देवा, क्या रे तुम आजकल के बच्चे लोग क्या क्या प्लान बनाते हो? हाँ ताई सिर्फ अपना जिंदगी सुधारने का वास्ते। पुलिस को मत बताना ताई। ठीक है, तू अच्छा लड़का है इसके लिए नहीं बताऊंगी, और तू अच्छा है इसलिए मैं अंजलि के पिताजी के पास भी जाऊंगी और उनको बोल दूंगी। चिंता मत कर भाई, मैं खाना लेके आती हूँ। खाना खा ले।
शांत हो जा, खाना खा ले। और खाना खाने के बाद मुझे अंजलि के पास ले चलना, उसने भी खाना नहीं खाया होगा ना। मच्छी में मैंने हल्का जहर मिलाया था, उसका असर देशों पे पड़ गया। देशु ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अंजलि किधर पे है। अंजलि दरवाजा खोलो, देशु ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अंजलि, क्या रे तुम बच्चे लोग भी क्या क्या प्लान बनाते हो? सच्ची ये देख, देशु से बात करनी है। अच्छा अच्छा, नहीं लग रहा है, बैटरी गई होगी। हाँ पक्का बैटरी गई होगी। बेटा बेटा चिंता मत कर, वो एकदम ठीक ठाक है। खाना खाया तूने? मुझे लगा था तूने खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए मैं खाना लेके आई हूँ। बैठ जा, खाना खा ले। मैं तेरे बापू से जाके बात करती हूँ, और मैंने अंजलि को अपने कब्जे में कर लिया, तो मुझे लगा उसका बाप मुझे जरूर पैसे दे देगा। तभी आप लोग आ गए बीच में। कुछ देखते ही मुझे लगा था कि तुम उसके बाप तक जरूर पहुंचोगे, इसलिए मैं चुप रही हूँ। और आपको यह लगा था कि केस ठंडा होने के बाद अब अंजलि के बाप सुहास से पैसे ले लेंगे? हो, बेटे के मुंह ने और गरीबी ने मेरे में लालच आ गया। गलत किया मैंने, गलत किया। गरीबी बेबस बना सकती है, मजबूर कर सकती है, लाचार बना सकती है, लेकिन कातिल नहीं बना सकती। आपने एक मासूम का खून किया और उस मासूम की हर खून की बूंद इंसाफ मांग रही है। चला गया उनजा। अर्जुन, तुमने कहा यह किस्सा 1.5 करोड़ का है, ठीक। तुमने कहा शायद ये मर्डर किसी चाकू से नहीं हुआ है, ठीक। लेकिन गौरी ताई पे शक? बोलने से ज्यादा अगर सुनने में ध्यान दिया जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मगर मैं सॉरी, बोलो। अंजलि कहाँ है ये बात सिर्फ गौरी ताई को पता थी। गौरी ताई ने कहा कि अंजलि अपने किसी बीमार चाचा से मिलने गई, और यही बात उन्होंने उस दुकानदार को भी कही। जब मैंने उनसे पूछा कि उनको ये बात कैसे पता, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये बात देशु ने बताई। आपसे ये किसने कहा कि अंजलि अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई है? देशु ने बोला मुझे, और कौन बोलेगा? वही बोला, अंजलि का चाचा बीमार है, उसको देखने गई है वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि देशु मर चुका है और किसी को भी सच नहीं बता सकता। उनके बेटे को देखकर ऐसा साफ लगता है कि उन्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन ये सब कुछ एक इंसान सिर्फ तभी समझ सकता है जब उसका ध्यान गॉसिप पे नहीं, काम पे हो। तुम अपनी ईगो से जरा ऊपर उठकर लोगों का तेज दिमाग और उनकी काम की काबिलियत नहीं देख सकते ना अर्जुन। इसीलिए तुम्हारे मन में जो आता है तुम वो बोल देते हो, राइट?
वैसे अर्जुन, तुमने काम बहुत अच्छा किया। गुड जॉब। ईगो और तेज दिमाग का तो पता नहीं साक्षी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को डुबा देता है। ईटीएफ से निकाले जाने के बाद जब तुम वापस आए तो तुम्हारा इस ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल तो कुछ और ही था, लेकिन कुछ बदला नहीं था। ना ही तुम्हारा ध्यान काम पे तब था और ना ही अब। अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्द तुम यहां से बाहर निकाले जाने की भीख मांगोगी। जो तुम्हें लगता है ना साक्षी, लाइफ इज ऑल अबाउट फन एंड गेम्स। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू, इट्स नॉट। और इस बार जब तुम ईटीएफ से बाहर जाओगी तो वापस आने की तो छोड़ो, पलट के देखते हुए भी घबराओगी। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। तलवार के हैंडल में जो हीरे जड़े हैं, सिर्फ उनकी कीमत कई करोड़ है। और हम 10-10, 12-12 रुपयों का हिसाब रखते हैं, पैसों के लिए तरसते हैं। दादाजी, घर की हालत जानते हुए भी आप कुछ चीजें बेचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? आप समझते क्यों नहीं दादाजी? कहने को तो हम इस हवेली में रहते हैं, लेकिन सबके बैंक अकाउंट खाली है। हाँ माँ, अगर पैसे आ जाएंगे तो हम और भैया कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और फिर भैया को कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। बेटा, जब पुरखों की निशानियां बिकने लग जाए ना, फिर उस घर को बिकने में समय नहीं लगता। अपनों का अपने से लगाओ, परंपरा, घर बार, फिर किसी बात का उन्हें ख्याल नहीं रहता। विक्रम, पिताजी की ये अपनी राय है। ये तलवार कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है, हमारे दादाजी की बहादुरी की निशानी है, देश के लिए हमारे प्यार का प्रतीक है, हमारी इज्जत है। वो बिक नहीं सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तलवार पुश्तैनी जायदाद है, तो इस पे हमारा भी तो कानूनी हक बनता है ना। पिताजी भी सिर्फ जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। विक्रम, सूरज ठीक कह रहा है। ये तलवार तुम्हारे दादाजी की निशानी है, इसका मूल्य पैसों से नहीं आंका जा सकता। और हमारा क्या मां? घर की हालत देख रही हैं आप? बस, बहुत हुआ। अब कोई बहस नहीं होगी इस बारे में। अरे खाना खाते हो ना, सिर पे एक छत भी है और थोड़ी इज्जत भी। याद रखना, मैं इसे नीलाम नहीं होने दूंगा। सुनिए, आप भी ना बच्चों की बात का बुरा मान गए। भला कोई खाना भी छोड़ कर आता है ऐसे? चलिए खाना खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे, जाओ तुम यहाँ से। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक तलवार बेच देने से सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। अपने जीते जी मैं अपने पुरखों को इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगा कल्याणी। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। रात बहुत हो चुकी है, जाओ और जाकर सो जाओ।
सूरज, क्या हुआ माँ? देखना दरवाजा नहीं खुल रहा है। अच्छा। पिताजी, 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 क्या हुआ? पिताजी, अरे विक्रम, सुमित्रा भाभी, मुस्कान, जल्दी आओ। क्या हुआ बाबू? पिताजी नहीं रहे। दादाजी, ले चलो, दादाजी, ले चलो। अरे तलवार कहाँ गई? अरे देवा, क्या शानदार हवेली है, मजा आएगा। अरे साक्षी यार, ऐसा मत बोलो। हम जब भी कोई हवेली में गए हैं ना, हमें भूत प्रेत का चक्कर जरूर होता है। मैंने ही आप लोगों को फोन किया था। सुबह माँ चाय लेकर आई थी। मैंने जब दरवाजा खोला तो पिताजी की लाश दरवाजे के पास बेड पर पड़ी थी और दादाजी की तलवार वो अपनी जगह से गायब थी। उसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़? उसमें हीरे लगे थे क्या? हीरे तो नहीं, पर कुछ अनमोल रत्न जरूर जड़े हुए थे। हमारे दादाजी को उनकी बहादुरी की निशानी में मिली थी वो तलवार। लगभग 300 साल पुरानी है। आपको उस तलवार की कीमत के बारे में कब पता चला? ये बात हमें कल ही पता चली, जब मुस्कान के कुछ दोस्त हमारे घर पे आए थे जो एंटीक्स में रिसर्च करते हैं। उन्हीं में से किसी ने पिताजी को उसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास बताई थी। बेटा, ये तलवार मेरे पिताजी को यहाँ के राजा साहब ने उनकी बहादुरी के लिए दी थी। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और राजा साहब ने खुश होकर ये तलवार उन्हें तोहफे में दी थी। बातें ही करते रहेंगे या बच्चों को चाय नाश्ता भी करने देंगे? तुम चलो कल्याणी, हम आते हैं। जी। इस तलवार में अलग अलग तरह के कीमती रत्न जड़े हुए हैं। दादाजी, ये तलवार करीबन 300 साल पुरानी लगती है और इस पर जो रत्न जड़े हैं उन्हें मिलाकर इसकी कीमत 1-2 करोड़ से ज्यादा होगी। और क्योंकि एक एंटीक आर्टिफैक्ट है तो म्यूजियम्स को भी इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। अगर आप कहें तो मैं पापा से इसको बेचने की बात कर सकता हूँ। नहीं बेटा, नहीं। ये तलवार मेरे पिताजी की बहादुरी की निशानी है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहेंगे। अपनी उस तलवार का कोई फोटो दे दीजिए हमें। डेथ का एग्जैक्ट रीजन तो हमें तभी पता चलेगा जब लीजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगी। लेकिन इसमें पोस्टमार्टम वाली कौन सी चीज है? पिताजी को अस्थमा की बीमारी थी, हम सब जानते हैं, और उनकी मौत भी अस्थमा की वजह से ही हुई है। आखिरी बार इस कमरे में कौन आया था? मैं आई थी।
कल रात मैं इन्हें खाने पे बुलाने के लिए आई थी। मैं कमरे से निकल ही रही थी तो सुमित्रा बहू डॉक्टर दयाल के साथ आई थी कमरे में। पिताजी ने मुझे कहा था डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए। कल रात से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज सुबह से सीने में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, और थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा हुआ। खैर छोड़ो डॉक्टर, क्या बात करें उसके बारे में। कुछ जी घबरा रहा है। आप घबराइए मत, मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, आपको आराम मिलेगा, ठीक है? कल्याणी, तुम जाओ, डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाओ जाओ। जी, जब मैं कमरे से निकली तो सुमित्रा और डॉक्टर दयाल इनके पास ही थे कमरे में। जी हाँ, माँ के जाने के बाद डॉक्टर साहब को पिताजी के पास छोड़ के मैं भी अपने कमरे में चली गई। और डॉक्टर दयाल यहाँ से कब गए? जी, वो तो मुझे भी नहीं पता। फोन मिलाइए डॉक्टर को। जब मैंने पिताजी की ऐसी हालत देखी तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर दयाल को ही फोन किया था, पर उन्होंने फोन उठाया नहीं। आपके पिताजी को आखिरी बार जिंदा डॉक्टर दयाल ने देखा था, बता दीजिए उनका। ये रहा कार्ड। श्री, मेरे साथ चलो, डॉक्टर दयाल से मिलते हैं। आपके पिताजी को अस्थमा था, लेकिन ये सब इनहेलर्स तो खाली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मैं उनके लिए नया पंप लेकर आया था। पिताजी, ये आपके लिए नया इनहेलर। हाँ, बिल्ला है? हाँ, लो। ये रहा। उफ, ये महंगाई कम वक्त घटने का नाम ही नहीं लेती। पिछली बार से 13 रुपए और बढ़ा दिए। बाकी के पैसे? जी पिताजी, ये रहे 7 रुपए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक जी, क्या? दादाजी, आप एक बार फिर सोच लीजिए, यहाँ पर सेंटिक की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू तब है जब लोग इसके बारे में जाने, स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ें। यहाँ पे इसकी सिर्फ सेंटिमेंटल वैल्यू है, हिस्टोरिकल नहीं। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। लेट्स गो गाइस। मेरे पिताजी को मछलियों का बहुत शौक था। कल ही आपको उस तलवार का सही दाम पता चला, और कल रात ही आपके पिताजी की मौत हो गई, और उसके बाद आपके दादाजी की वो पुश्तैनी तलवार भी मिसिंग है। ये सब इत्तेफाक है या? एनीवेज, आयशा, छोटू, सर, हवेली की तलाशी लो। एक मिनट रुकिए। आप लोग हवेली की तलाशी नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारी हवेली की शान के खिलाफ है। तलवार हमारी थी, गायब हो गई, तो ये प्रॉब्लम हमारी है। हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। हमें बुलाने का मतलब कानून को बुलाना, और कानून को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आप हमें ना बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो आपसे सिर्फ ये What is done cannot be undone, मिस्टर विक्रम। और एक बार जब फाइल खुलती है तो उसे बंद मैं ही करता हूं। तलवार की कीमत का पता चलना, और उसी रात अचानक आपके पिताजी की मौत, और यही नहीं, आपकी वो दादाजी की कीमती तलवार भी उसी दिन गायब। सबके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, नहीं? इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके पिता का कत्ल हुआ। आयशा, छोटू, कैरी ऑन विद द सर्च। और जब तक हमारी सर्च पूरी नहीं हो जाती, इस घर के सारे सदस्य इस घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे।
Is that clear? एक मिनट छोटू, यहाँ कोई आया था? कमरा है तो कोई ना कोई तो आया होगा ना। ऐसे नहीं, ये ताजा फुटप्रिंट्स है। अगर पुरानी होती तो इन पर भी धूल जमी होती। यहाँ अभी अभी कोई आया। इट्स ये इनहेलर। सूरज ने तो कहा था कि उसने विष्णु जी को ये उनके कमरे में दिया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसमें क्या है? इसमें पिताजी अपने गर्म कपड़े रखते थे, लेकिन कई दिनों से उन्हें ठंड लग रही थी तो वो कपड़े बाहर निकाल दिए गए। खाली बक्से पे इतना बड़ा ताला, इसकी चाबी कहाँ है? पता नहीं। साक्षी, छोड़ो इसे। मैं क्यों? यहाँ और किसी का नाम भी साक्षी है क्या? क्या हुआ? लाश। इस लाश को बाहर निकालो साक्षी। मैंने कहा इस लाश को बाहर निकालो। अर्जुन, अगर तुम कहते कि शहर की बॉडी को बाहर निकालो तो मैं चुपचाप निकाल लेती, लेकिन ये तो नो अर्जुन, नेवर। तुमने सुना नहीं या अनसुना कर रही हो? बाहर निकालो इसे। सर, ये इनहेलर मिला है स्टोर रूम से, सील्ड। ये तो नया इनहेलर लगता है। अरे ये तो वही इनहेलर है जिसे कल लाकर के मैंने पिताजी को दिया था। अगर ये वही इनहेलर है जो आपने अपने पिताजी को दिया था, तो फिर ये स्टोर रूम में कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। यही कि आपके पिता की मौत कोई हादसा नहीं और ना ही उनकी बीमारी की वजह से हुई, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी उनकी, वो करोड़ों की तलवार के लिए। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपके पिता की मौत के बाद उनकी वो करोड़ों की तलवार मिसिंग है। इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि चोरी उनकी मौत से पहले हुई या मौत के बाद। और जिस तरह आपके पिताजी की लाश उस दरवाजे के पास मिली, हो सकता है कि आपके पिताजी की उस चोर के साथ झड़प हुई हो और उस झड़प में उस चोर ने आपके पिताजी का गला घोटकर उन्हें मार डाला। इन सारे सवालों के सही जवाब के लिए हमें उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। आयशा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। राइट सर। डॉक्टर दयाल कहाँ है? पता नहीं साहब, वो तो बहुत जल्दीबाजी में थे, चले गए। उन्होंने कहा कि किसी पेशेंट को अर्जेंसी में देखने जाना है। श्री, डॉक्टर के नंबर पे फोन मिलाओ। नहीं उठा रहे सर। लोकेशन ट्रेस करो उसकी।
लोकेशन आसपास कही है। लेट्स गो। सर, लोकेशन ट्रेस हो गई है। एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। कौन है ये और कैसे हुआ ये सब? मिस्टर दयाल है सर। इस तेज रफ्तार गाड़ी ने इन्हें कुचल दिया और ये मोबाइल मिला है। सर, लास्ट मिस कॉल तो मेरा है, उसके पहले 17 मिस कॉल है सुमित्रा के नाम से। व्हाट? डैम इट, राउते का फोन भी नहीं मिल रहा है। लेट्स गो। सुमित्रा कहाँ है? सुमित्रा? अभी कुछ देर पहले उसे छत की तरफ जाते हुए देखा है मैंने। चलिए आई। She's dead. बहुत सारी कॉल्स डॉक्टर दयाल को की गई हैं। श्री, बैग यहाँ पड़ा है, शॉल भी है। ये कहीं बाहर जा रही थी। अगर ये कहीं पे जा रही थी तो फिर छत पे क्या करने आई थी? तलवार लेने के लिए। What? उसने उस तलवार को यहीं छुपाया था। It's quite possible. ये तलवार सुमित्रा ने ही चुराई है और उसको चुराने के बाद उसने यहाँ पे छुपा दिया, और जब वो दोबारा इस तलवार को लेने के लिए आई तो उसे किसी ने देख लिया और फिर उसको मारने के बाद वो तलवार लेके यहाँ से भाग गया। ऐसा कौन कर सकता है? परिवार के सभी सदस्यों में से सिर्फ मुस्कान मिसिंग है। आपकी बेटी मुस्कान कहाँ है? अपने कमरे में होगी। पिताजी की मौत के बाद काफी घबराई हुई है वो। बेटी मुस्कान, फोन कीजिए उसे। अरे फोन काट दिया इसने। अरे ये क्या किया तुमने? इस मोबाइल के जरिए ईटीएफ हम तक पहुंच सकती थी, लेकिन अब हमें अपने आजादी के बीच में कोई रुकावट नहीं चाहिए। ये तो स्विच ऑफ आ रहा है। मैं मुस्कान के सारे दोस्तों से पूछताछ करनी होगी। मैम, मुस्कान और अंकित एक साथ कहीं गए हैं। थैंक यू। अंकित बोल रहा था कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। शायद अंकित के पापा के गेस्ट हाउस में जाके शादी करेंगे। गेस्ट हाउस कहाँ है? क्या 50 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानते हो उसकी कीमत कितनी है? कम से कम 2 करोड़ रुपए। कौन है भैया आप लोग, और अंदर कैसे आ गए? और तुमने पैसों के लिए अपने दादाजी और अपने ताई तक को मार डाला। मैंने उनका कत्ल नहीं किया सर। तो फिर तुम्हारे इस दोस्त ने किया है उनका कत्ल? नहीं, उनके खून के बारे में हमको कुछ नहीं पता सर। और ये तलवार, ये तुम्हारे पास कहां से आई? जब मैं फोन पर अंकित से बात कर रही थी तब ये मुझे हवेली के पीछे मिली थी। नहीं अंकित, दादाजी की मौत नेचुरली नहीं हुई है, उनका मर्डर हुआ है। ईटीएफ का ऐसा मानना है।
क्योंकि कल रात को ही तलवार चोरी हुई है और अब ईटीएफ उसे ढूंढ रही है। एक मिनट अंकित। अंकित, वो तलवार अभी अभी मेरे सामने ऊपर से नीचे गिरी है। तुम एक काम करो, तुम हवेली के पीछे वाली साइड में अभी तुरंत कार लेके आ जाओ। जल्दी आना। हाँ जल्दी। सर, मुझे नहीं पता किसने और कहां से फेंकी थी। सर हमने सच में कुछ नहीं किया है। मैं अपने दादाजी का खून कैसे कर सकती हूँ सर? मैंने नहीं किया सर। आयशा, मुस्कान को पूछताछ के लिए साथ ले चलो। छोटू, नजर रखो इस पर। लीजा? हाँ लीजा बोलो। रिपोर्ट रेडी है सर। विष्णु जी की डेथ सफोकेशन से हुई है। उनकी लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है। इट्स पॉइजन फॉर एन अस्थमा पेशेंट। थैंक यू लीजा। लेकिन विष्णु जी के कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड आया कहां से? कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरे पिताजी को मछलियों का बहुत शौक था। कोयले से आया। इतनी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक अस्थमा पेशेंट की जान ले सके, वो आसानी से चारकोल से मिल सकता है। कोयला यहाँ पे। एक मिनट, आपने कहा था कि आपके पिता को इन मछलियों से बहुत प्यार और लगाव था। जी। तो जाहिर सी बात है उन्होंने इस टैंक में चारकोल के कुछ टुकड़े जरूर डाले होंगे। डाले थे, बिल्कुल डाले थे। उनके कहने पर मैं ही तो लेके आया था। तो फिर वो गए कहां? पिताजी की मौत के एक दिन पहले तक तो इसी में थे। What a weapon. ये चारकोल का टुकड़ा रहा। इस चारकोल को फिश टैंक में डाला जाता है जिससे पानी को फिल्टर करा जा सके और उसके टॉक्सिन निकाला जा सके। लेकिन इस चारकोल की जलने की वजह से एक टॉक्सिक गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जानलेवा होती है। और विष्णु जी अस्थमा के पेशेंट थे और सर्दियों का मौसम होने की वजह से इस कमरे के खिड़की और दरवाजे दोनों बंद थे। और जब आग में ये चारकोल जला तो इस कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई। केयरफुल प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया परफेक्ट मर्डर। इसीलिए वो नया इनहेलर हमें स्टोर रूम में मिला। जिस किसी ने ये इनहेलर यहाँ से उठाया उसने स्टोर रूम में क्यों छोड़ा? जरूर कोई और रीजन रहा होगा। लेकिन इस फायरप्लेस का धुआं इस चिमनी के थ्रू ऊपर निकल जाता है, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इस कमरे के अंदर कैसे फैली? तुम्हारे इस सवाल का जवाब है राठौर। छत पे। इसी लकड़ी से चिमनी को ब्लॉक किया गया था राठौर, जिससे फायरप्लेस का धुआं बाहर ना निकले और कमरे में ही भर जाए। लेकिन देखने से इनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं लगता है जो इतनी इंटेलिजेंट प्लानिंग कर सके। दिखने में ना लगे राठौर, लेकिन कोई ना कोई सदस्य जरूर है इस परिवार में जो इतनी इंटेलिजेंट प्लानिंग कर सकता है। कौन, वो पता लगाना बहुत जरूरी है। श्री, इस परिवार के हर सदस्य की हिस्ट्री चेक करो। ओके सर। फिश टैंक के चारकोल को निकालकर कमरे में लकड़ियों के साथ जलाया गया। उसके बाद चिमनी को ऊपर एक लकड़ी के टुकड़े से ब्लॉक कर दिया, जिससे सारा धुआं कमरे में भर जाए। जब चारकोल जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक जहरीली गैस रिलीज होती है।
और कार्बन मोनोऑक्साइड एक अस्थमा पेशेंट के लिए जहर से कम नहीं। इसी को इनहेल करने के बाद विष्णु जी का दम घुटा और उनकी मौत हो गई। ये जिस किसी ने भी किया है वो केमिस्ट्री में बहुत ही स्ट्रांग था। आप शादी से पहले टीचर थी ना? जी हाँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी आप? मैं? जी हाँ, आप। माँ, आपको इनके किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं। जरूरत है, क्योंकि आपके पिता और इनके पति का कत्ल इन्होंने ही किया। सुबह जब विष्णु जी की मौत के बाद हम इस घर पे आए, तब आप लंगड़ा कर चल रही थी। आप ही ने फिश टैंक से चारकोल निकालकर उन लकड़ियों के साथ जलाया और उसके बाद वहां से विष्णु जी का इनहेलर भी उठा लिया। फिर आप स्टोर रूम में गए और स्टोर रूम में जाके आपने एक बड़ी लकड़ी उठाई, लेकिन उस लकड़ी को उठाते वक्त वो इनहेलर आपसे वहीं गिर गया। उसके बाद आप छत पे गए और छत पे जाके आपने उस लकड़ी को अपने घुटने से तोड़ा और उस लकड़ी को तोड़ते वक्त आपके घुटने पे चोट भी आई। उसके बाद आपने उस टुकड़े से चिमनी को ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद आप वापस अपने पति के कमरे में गई। और जलते हुए चारकोल के कार्बन मोनोऑक्साइड से आपके पति की मौत हो गई। अब इस कहानी को पूरा आप करेंगी या वो भी मैं ही करूं? मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सब कुछ होते हुए भी मेरे बेटे पाई पाई के लिए तरस रहे थे। पैसों की कमी की वजह से
मैं अपने बड़े बेटे का इलाज नहीं करवा पाई और उसे खो दिया। जब मुस्कान के दोस्तों ने बताया कि उस तलवार की कीमत कितनी है, तो मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। आप भी ना बच्चों की बात का बुरा मान गए। भला कोई खाना भी छोड़ कर आता है ऐसे? चलिए खाना खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे, जाओ तुम यहाँ से। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक तलवार बेच देने से सारी उलझनें सुलझ जाएंगी, बच्चों की जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। क्या उन्हें इतना भी हक नहीं है? नहीं कल्याणी, वो तलवार मेरे पिताजी की बहादुरी की निशानी है, जानती हूँ। और यही बात सुनते सुनते मेरे कान पक चुके हैं। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है। मेरा कहना मान लीजिए और बेच दीजिए ये तलवार। अपने जीते जी मैं अपने पुरखों को इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगा कल्याणी। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। रात बहुत हो चुकी है, जाओ और जाकर सो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों की खुशी के लिए किया। मैंने सोचा था कि इनकी मौत अस्थमा के अटैक का एक हादसा मान ली जाएगी और उसके बाद हम ये तलवार बेच देंगे। लेकिन अफसोस, जिस रात इनकी मौत हुई उसी रात ये तलवार चोरी हो गई। फिर मुझे पता चला कि ये तलवार सुमित्रा ने चुराई है। मैंने उसे डॉक्टर दयाल से बातें करते देख लिया था। हेलो डॉक्टर दयाल, काम हो गया। मैंने तलवार चुरा के छुपा दी। अब तो बस उस घड़ी का इंतजार है जब उस तलवार की असली कीमत हमारे हाथ लगेगी। इसके बाद हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। आखिर जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। नहीं, इस परिवार से मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही इन लोगों की परवाह। मैं कल तलवार लेके आ रही हूं। बाय। और जब वो छत पे गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। सुमित्रा ऊपर क्या करने जा रही है? ये डॉक्टर दयाल फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हाँ, माँ जी आप? माँ जी वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कर सकती हो। जिस परिवार ने तुम्हें पैसा दिया, प्यार दिया, इज्जत दी, तुम उन्हीं के साथ धोखा कर रही हो। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। लाओ, ये तलवार मुझे दे दो। हाँ? नहीं नहीं बच्चे, तलवार मुझे दे दो सुमित्रा। बाजी नहीं, मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगी। बाजी नहीं, छोड़ दे इसे, छोड़। जब मैं तलवार को उठाने हवेली के पीछे गई
तलवार वहां से गायब हो चुकी थी। क्योंकि उस वक्त मुस्कान अंकित से बात कर रही थी। जब तलवार नीचे गिरी तो मुस्कान ने उस तलवार को उठाया और वहां से चली गई। जिस तलवार के लिए मैंने अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दी, उस तलवार को मैं सुमित्रा को कैसे ले जाने देती? कल्याणी जी, हम आपको आपके पति विष्णु और बहू सुमित्रा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। अफसोस, अपने परिवार को खुशियां देने के लिए आपने उन्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने का रास्ता चुना। अपने ही परिवार के लोगों को जान से मारने की ठान ली आपने। कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है कल्याणी जी। आयशा, अरेस्ट कर लो इन्हें। चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।